हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन जो आपकी बुक है उसके अंदर से आपका यूनिट नंबर 4 का आपका जो लेसन है, नई तकनीक और सिनेमा, संभावनाएं और चुनौतियां। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी यूनिट है जिसके अंदर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है और बहुत आराम से। मैं गारंटी दे रहा हूँ वीडियो देखने के बाद आपको 101% अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो आप 99% आप मान लीजिए कि आपके पूरे नंबर आने ही आने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है इसका इंट्रो। तो इंट्रो में क्या बोला गया है कि भाई जो इसकी प्रस्तावना है, तो भारतीय कलाओं में सिनेमा सबसे लोकप्रिय कला मानी गई है। समाज का प्रत्येक वर्ग सिनेमा से जुड़ा हुआ है। अब पर्दे पर जो सच दिखाया जाता है वह पूरा सच नहीं होता। आज सभी जानते हैं कि आज अगर हम लोग जो है कोई मूवी देखने जाते हैं तो आपको पता होगा जो मूवी में दिखता है वो 100% ट्रू नहीं होता। ठीक है। तो सिनेमा कई कलाओं का जो है तालमेल है, इसलिए उसको प्रभावी बनाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं। फिल्म में दृश्य, कहानी, तकनीक, स्पेशल इफेक्ट, संगीत, ये सारी चीजें जो है इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो फिल्म इनके बिना संभव हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले किसके बारे में? सिनेमा के दृश्य के बारे में। तो देख लेते हैं। पटकथा फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब पटकथा मतलब क्या है? तो कहानी को दृश्यों में विभाजित करना, है ना। दृश्यों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पटकथा कहलाता है। दृश्यों द्वारा ही फिल्म की कहानी का विस्तार होता है और पटकथा लेखक को फिल्म की बारीकियों का ज्ञान होना चाहिए। निर्देशक जो होता है सबसे पहले एक अच्छी कहानी का चुनाव करता है और फिर उसकी पटकथा लिखी जाती है। और सिनेमा के दृश्य को लिखने के लिए उसकी तकनीक को समझना बहुत जरूरी है। जो इसकी तकनीक को नहीं जानते हैं वह अच्छे दृश्य भी नहीं लिख सकते हैं। कई बार बहुत खराब कहानी की पटकथा इतनी अच्छी हो जाती है कि फिल्म सफल हो जाती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हम बात करते हैं कि कहानी को दृश्य में प्रस्तुत करने की कुछ शर्तें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले निरंतरता। कहानी को दृश्य में बांधने की पहली शर्त है कि भाई उसमें निरंतरता होनी चाहिए। कई बार कहानी पूर्ववत योजना के अनुसार लिखी जाती है तो दृश्यों में क्रमबद्धता नहीं आ पाती। जैसे कि मैंने कहा भाई आप उसका सीक्वेंस होना चाहिए। जो भी आप कहानी बना रहे हैं उसका सीक्वेंस होना चाहिए कि वो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक जुड़ा रहे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है तकनीकी पक्ष। अब दृश्य लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह विजुअल हो। विजुअल का मतलब दिखाई दे। दूसरा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ऑडियो जो है, ध्वनि जो है वो होनी चाहिए और बिना ध्वनि के कोई दृश्य तैयार नहीं हो सकता। देखो सिंपल सी बात है भाई, दिखेगा और सुनाई देगा तभी तो वो जब सब कुछ हो पाएगा ना। रचनात्मकता अगर हम बात करें उसकी, तो दृश्य लेखक की सबसे बुनियादी चीज है कहानी। कहने वाला कहानी में अपनी बात कह चुका होता है। अब उसे दृश्यों में बांधने के लिए ये चुनौती है कि समाज उसे कैसे ले जाए, क्योंकि कहानी का दृश्यांक ही बेहतर फिल्म का निर्माण करता है। अब जो मैंने बोला, जैसे अगर हम बात करें चेतन भगत की एक जो मूवी आई थी हाफ गर्लफ्रेंड, है ना, हाफ गर्लफ्रेंड। तो ये तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने लिख दिया, पर इसको रचनात्मक तरीके से दिखाया है मूवी बनाकर, है ना। फिर समय सीमा। दृश्य लेखन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समय सीमा है। अगर लेखक समय सीमा का प्रबंधन नहीं जानता तो फिल्म बेकार हो जाएगी, खराब हो सकती है। दृश्य लेखक को यह समझना बहुत जरूरी है कि दृश्य की अपनी सीमा होती है, कितनी देर तक कितनी समय तक उस चीज को दिखाना है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सामयिकता। दृश्यों को लिखने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसमें सामयिकता होनी चाहिए। पुरानी कहानी बार बार दोहराई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कहानी कितनी भी पुरानी हो, पटकथा लेखक उसे इस तरह से विकसित करे कि अपने समय से जुड़ाकर उसको प्रतीत हो सके। संप्रेषणीयता का मतलब क्या है? यानी कि दूर संचार, अगर संचार की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन। दृश्यों में कम्युनिकेशन होना बहुत आवश्यक है। कई बार बहुत अच्छे विषय पर भी बनी फिल्म जो है वो इतनी खराब होती है कि उसकी आलोचना शुरू हो जाती है। और कभी कभार संप्रेषणीयता यानी कि सिर्फ कम्युनिकेशन होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के साहित्य संभव नहीं, असंभव है। अब हम इसके पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है तकनीकी। सिनेमा और तकनीकी का संबंध आरंभिक समय से ही है। जब फिल्मों का निर्माण आरंभ हुआ तो तकनीक उसके साथ में जुड़ गई। 7 जुलाई 1896 को भारतीय सिनेमा का सूत्रपात हुआ। तकनीकी माध्यमों द्वारा मनुष्य को भागते दौड़ते देखना भारतीय समाज के लिए बेहद रोमांचक था। आप जो सबसे पहले आरदेश द्वारा 1931 में एक फिल्म आई थी आलम आरा, जो पूरी तरीके से तकनीक पर ही आधारित थी। फिल्मकारों ने क्या करा, फिल्म को प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए। ये प्रयोग सिनेमा को आम जनता से जोड़ने में सहायक हुए। जैसे कि बादल, बारिश, जानवरों की आवाज, डबल रोल, और वहां पर देखा होगा आपने कि कई तरह की जो है तकनीकों का प्रयोग किया हुआ और फिल्मों के अंदर जो है इसको बहुत ज्यादा यूज किया गया। और 1870 में जन्मे हिंदी सिनेमा के जनक फाल्के को सिनेमा बनाने के लिए तकनीक ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। अब हुआ क्या कि आज के सिनेमा की बात करें तो उसमें 70% तकनीकी है।
आजकल की फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट का आपने देखा होगा कितना ज्यादा प्रयोग होता है। कहानी और संवेदना शून्य हो गई है, मतलब कहानी है या नहीं है कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसमें इतने इफेक्ट डाल देंगे कि मूवी आपको पहले ही पता चल जाती है झूठी है। दर्शक सब समझता है कि उसे जो दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है। जैसे बाहुबली मूवी दिखाई, फिल्म में तो वो पूरी तरीके से तकनीक पर आधारित थी। इस फिल्म के अंदर एक दृश्य बनाया गया है कि भाई नायक जो है वो पहाड़ों से कूदता है, पेड़ों पर कूदता है, शिवलिंग को उठा लेता है और युद्ध में जानवरों से लड़ता है। तो ये सारी चीजें दिखाई गई, ये सब क्या है, ये सब आपको पता है तकनीकी इफेक्ट है। हिंदी सिनेमा में तकनीक का सबसे अधिक प्रभाव जो है व्यावसायिक फिल्मों पर किया जाता है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। एनिमेशन फिल्मों का मार्केट में बहुत तेजी से जो है बढ़ाव होता चला जा रहा है। इसमें अगर हम बात करें, भगवानों को भी नहीं छोड़ा। श्री बाल गणेशा, बाल हनुमान, बाल कृष्ण, बाल राम, ऐसी ऐसी कई मूवियां बना दी गई हैं और एनिमेशन बनाकर वो बच्चों को लुभान्वित करती हैं और बच्चे उसके अंदर जुड़े हुए हैं। दूसरा पॉइंट आता है आपका कहानी का। अब कहानी की बात करें तो फिल्म में कहानी सबसे महत्वपूर्ण होती है, बल्कि पहली कड़ी होती है। बिना कहानी के फिल्म का निर्माण संभव ही नहीं है, पर आजकल के जो डायरेक्टर हैं वो एक ऐसी मूवी तैयार कर देते हैं जिसमें कोई कहानी नहीं है। स्टार्टिंग कहाँ हुई, खत्म कहाँ हुआ, किसी का कुछ पता ही नहीं रहता। तो इस तरीके से कहानी जो है वो क्या है, ऐतिहासिक कहानी का आधार लेकर बनाई गई फिल्म। जैसे कि कहानी की अगर हम बात करें, भाई मुगले आजम बनाई थी, उसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि लोग उसके मूल संवेदन के अंदर डूब मरे। यानी कि कहानी किसी भी फिल्म का जो है प्राण तत्व है, उस फिल्म के अंदर जो प्राण है वो उसकी कहानी का है। ऐसा कई बार होता है कि जब वर्षों देखी गई घिसी पिटी कहानी पर भी फिल्म सुपरहिट हो जाती है, क्योंकि कहानी बहुत पुरानी है पर उसको बनाने का तरीका अलग था। ऐसा तभी संभव होता है जब कहानी को बहुत अच्छी तरीके से कसा हुआ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कहानी के बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्पेशल इफेक्ट का। तो फिल्म के दृश्य को प्रभावशाली बनाने के लिए तकनीकी द्वारा स्पेशल इफेक्ट प्रभाव डालने की प्रक्रिया को स्पेशल इफेक्ट कहा जाता है, उसको और अलग बनाकर, ठीक है। अब स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग सबसे पहले विदेशी फिल्मों में आरंभ हुआ था, धीरे धीरे ये भारतीय सिनेमा में भी आ गया। अब भारतीय सिनेमा के अंदर आपने देखा होगा भाई, बहुत सारी ऐसी मूवीज थी जिसके अंदर जो स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग हुआ। किंग कॉन्ग हो गई, टर्मिनेटर हो गई, जुरासिक पार्क हो गई, ये सारी की सारी विदेशी हैं। हॉलीवुड में स्पेशल इफेक्ट का पिछले 100 वर्षों में हुआ, भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों में स्पेशल इफेक्ट के सिनेमा ने विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्पेशल इफेक्ट के प्रयोग में फिल्मों का रोमांच बढ़ता चला गया। जैसे जादुई, फांसी और सामान्य विषय से हटकर बनी फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग होने लगा। सती, संपूर्ण रामायण, प्रेम पुजारी, महाभारत, जुगनू, ये सभी फिल्में जो है स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग इसके अंदर हुआ है, ठीक है। जानी दुश्मन, पुरानी हवेली, हातिम ताई, इन सबके अंदर आपने इसका इफेक्ट देखा होगा। तो देखिए ये स्पेशल इफेक्ट है। आपने ग्रीन इफेक्ट के बारे में सुना होगा। एक होता है ग्रीन इफेक्ट, जब एडिटिंग करते हैं तो क्या होता है कि हम जो है ग्रीन पर्दे के ऊपर एक एडिटिंग कर लेते हैं, जिससे ये क्या होता है कि जो हमारी जो वीडियो है, तो वो उसके पीछे का जो हिस्सा है ना वो बिल्कुल बिल्कुल गायब हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या करा है इसने, यहाँ पर ये इतना इन्होंने ग्रीन इफेक्ट लिया, और ग्रीन इफेक्ट लेने के बाद में इन्होंने क्या करा, उसको वीडियो को मतलब ओरिजिनल को आगे कर दिया और उसको पीछे से गायब कर दिया। तो ये देखो ये स्पेशल इफेक्ट आ गया, है ना। तो ये सब कुछ यहाँ पर अब होने लगा है। उसके बाद में आइटम गीत की बात आती है, जिसको हम आइटम सॉन्ग बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या बोला गया, तो देखो संस्कृति ने कलाओं को बाजारू तो बना ही दिया है, परंतु 2000 के अंतर्गत विभिन्न हिंदी सिनेमा के भाव में शिल्प संवेदन में भारी बदलाव आया। दर्शकों को अपनी ओर खींचने के लिए सिनेमा ने क्या करा, एक आइटम गीत नाम का एक अलग से एक इसमें जो है चीजें ऐड की है। आइटम गीत का मतलब क्या है कि दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने का, और ये ना इसका फिल्म में कोई लेना देना नहीं होता, जबरन फिल्म के अंदर डाल दिया जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल सस्ती लोकप्रियता को बेचना होता है। पुरानी फिल्मों में इस तरह के गीतों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसमें इतनी नंगता नहीं थी। आजकल तो फिल्मों में आइटम गीत के नाम पर एकदम कम कपड़े में नाचते हुए नायिका और उसके पीछे अश्लील शोर और इशारे करते हुए तमाम कलाकार दिखाई देते हैं, जिन्हें हम परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। अब जैसे अगर हम बात करें, पहले तो फिल्म आई शोले, शोले में महबूबा महबूबा एक गीत आया था, वो आइटम गीत था, परंतु उसके अंदर भी दिखाया गया कि वो गीत आज आप भी अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। उसके बाद में ऐसे कई गीत आए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, शूल मूवी थी, उसके अंदर आया था मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, शिल्पा शेट्टी का एक सॉन्ग आया था। तो ये गीत आज भी सुनने को मिलते हैं और इन गीतों के ऊपर आज भी कोई टिप्पणी गलत नहीं कर सकता है। मनोरंजन के लिए वहाँ के संभ्रांत परिवारों के लोग लड़कियों को बुलाकर उनके साथ नृत्य करते हैं, वहाँ लोग ऐसे संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। और हिंदी सिनेमा की बात करें तो इस गीत से आइटम गीत अधिक प्रचलित हुए। खलनायक फिल्म का चोली के पीछे क्या है, करण अर्जुन का छत पर सोया था बहन हुई, जैसे गीतों ने इस तरह के प्रचलन को और अधिक बढ़ावा दिया। दर्शक केवल इन गीतों को देखने के लिए बार बार सिनेमा में हॉल में लौटे, और वो बार बार इन गीतों को सुनने के लिए सिनेमा में जाते रहे। उसके बाद आता है आपका गीत संगीत। अब बात क्या आती है कि मूवी तो आपने पूरी तैयार कर ली, स्टोरी तैयार कर ली, उसके अंदर संगीत का टच होना बहुत जरूरी है। तो भारतीय समाज में गीतों की स्थायी महत्वता है। समाज का प्रत्येक वर्ग किसी न किसी गीत से बंधा हुआ है। गीत संगीत भारतीय समाज की आत्मा है।
बिना संगीत के मानवीय सभ्यता का विकास ही संभव नहीं है। भारत में गीत संगीत प्राचीन काल से ही चला हुआ आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो गीत संगीत है इसका जन्म वैदिक काल से हुआ। अब गीत और संगीत का आधार जो है वेदों को माना जाता है। बड़े बड़े जो कवि रहे हैं उन्होंने भी जो अपनी रचनाएं हैं वो गीतों के माध्यम से सुनाई। आपने सुना होगा रागनी होती हैं। तो गीत मनुष्य अपनी ताकत के लिए गाता है और कभी गाकर किसी ताकत को दिखाता है। तो यहाँ पर जो है इसमें गीत और संगीत इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो उसके बाद में हमारा यूनिट नंबर 4 बिल्कुल अच्छी से कवर हो गया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो निष्कर्ष क्या है कि इकाई के अध्ययन के पश्चात ये कहा जा सकता है कि तकनीक और सिनेमा ये दोनों के दोनों सम्मिश्रण है। और आरंभ में तकनीक की शुरुआत चलचित्र के माध्यम से हुई थी। कि जैसे जैसे सीन बदलते रहे तकनीक का विकास होता गया और इसके साथ सिनेमा में नई नई संभावनाएं और चुनौतियां बढ़ती चली। अब सिनेमा में हमें जीवन जीने की प्रेरणा और आनंद तो मिलता ही है बल्कि साथ में संदेश भी मिलता है। सिनेमा के तकनीकी और कला पक्ष को समझने पर हमें फिल्म के स्वरूप का परिचय मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर पूरी यूनिट नंबर 4 समझ में आई होगी। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि इसके आगे की यूनिट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।